हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 1 के सुपर हिट प्रश्न करने वाले हैं। बहुत शानदार प्रश्न है ये और ये हमारी एल सीरीज़ का नवा भाग है। इसके पहले हम 8 वीडियो कर चुके हैं। प्रीलिम्स 2025 16 फरवरी को है। ज़्यादा समय नहीं बचा है। जिन लोगों को 100% प्रीलिम्स इस बार निकालना है, क्योंकि अच्छी खासी सीट आ रही हैं, तो लग जाना चाहिए अभी से ही, ना कि ये इंतज़ार करते हुए कब नोटिफिकेशन आएगा और कब हम फॉर्म भरेंगे फिर हम तैयारी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में किस निष्क जो था वो किस अंग का आभूषण था? तो गले के आभूषण को निष्क कहा जाता था। किसके? गले के आभूषण को निष्क कहते थे। दूसरा है, ऋग्वैदिक काल में जो जनता है निम्न में से मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा पर करती थी, एकेश्वरवाद पर करती थी, देवी पूजा पर करती थी, या बलि एवं कर्म कांड पर करती थी? एक ईश्वरवाद पे तो नहीं करती थी। जो बलि और कर्म कांड होते थे वो ऋग्वैदिक काल में उनका प्रचलन था। तो क्या आ जाएगा? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में पूर्व वैदिक वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों ही काल आ जाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल में बलि और कर्म कांड का जो प्रचलन था वो बढ़ गया था। अगला है, गायत्री मंत्र क्या नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद संहिता का 9वां जो मंडल है वो किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम और इसके जो इनके जो देवता होते हैं बृहस्पति, उनको समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किनको समर्पित है? सोम और इसके देवता बृहस्पति को समर्पित है। फ्रेंड्स, हमने प्रीलिम्स के लिए एक जुनून बैच आरंभ किया है। उसमें हम ये सारे टॉपिक जो हैं वो ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं, वीडियो लेक्चर अवेलेबल करा रहे हैं, एमसीक्यू पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ बहुत सरल तरीके से बना के दे रहे हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहता है, कंटेंट हर जगह मिल जाता है, हर जगह पड़ा हुआ है कंटेंट, लेकिन उसको किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से टारगेट क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारा हम एक डेली का टारगेट देते हैं। और सबसे सबसे मेन बात है, हर अल्टरनेट डेज पर टेस्ट होता है। एक दिन टॉपिक को तैयार करवाया जाता है और अगले दिन उसका टेस्ट होता है। तो जो भी इस तरह से पढ़ना चाहते हैं हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है, ऋग्वेद की जो लिपि थी वो कौन सी थी? ऋग्वेद में किस लिपि का उपयोग किया जाता था? देवनागरी का किया जाता था, या खरोष्टी का किया जाता, पाली का या ब्राह्मी का किया जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते थे। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद में किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वो है अथर्ववेद में। किस में है? अथर्ववेद में। किस ऋषि के बारे में कहा गया है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है? अगस्त ऋषि ने कहा किया है। किसने किया है? अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया है। याद रखना, किसने किया है? अगस्त ऋषि ने किया है। अगला है, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। कब से? उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। अगला है, तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? यह कहा गया है गीता में। गीता में कहा है कि तुम्हें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण होता है? ये वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जो आस्तिक दर्शन है, जो षड दर्शन हुए हैं, जैसे कि सांख्य दर्शन हुए, वैशेषिक दर्शन हुए, ये सब वेदों को मानते हैं, तो ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। जबकि नास्तिक दर्शन में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आ जाते हैं, जो वेदों को नहीं मानते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन जो था वो किसने दिया था? गौतम, जो कपिल गौतम थे, उन्होंने न्याय दर्शन दिया था। किसने दिया था? गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन के संस्थापक थे। अगला है, नचिकेता आख्यान का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? तो कठोपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। किसमें? कठोपनिषद में। अगला है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ था? गोत्र शब्द सबसे पहले कब आया था? गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ था। कहाँ पे? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में हुआ है?
कोभा और क्रुमु। कोभा मतलब होता है काबुल, काबुल को बोलते हैं कोभा। तो ये अफगानिस्तान से आई हुई बताई गई हैं। सबसे पहले जो स्तूप शब्द मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है स्तूप शब्द का वर्णन। कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? जिसको चतुष्ट बोलते हैं या पुरुषार्थ भी जिनको बोला जाता है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जो प्रथा है ये वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। चतुष्ट ये आश्रम भी कहे जाते हैं, और चतुष्ट जो होते हैं पुरुषार्थ भी कहे जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन वेदोत्तर काल में जो आरंभ हुआ है ये वर्णाश्रम प्रथा जो है वो आरंभ हुई है। अगला है, भारतीय संस्कृति में ऋत का अर्थ क्या होता है? ऋत कौन से नियम कहलाते हैं? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या सामाजिक नियम? तो जो ऋत होते हैं वो प्राकृतिक नियम होते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत क्या होते हैं? ऋत का अंतर्गत प्राकृतिक नियम आते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? मतलब वैदिक देवताओं में उनको पुरोहित माना जाता है, तो ये बृहस्पति होते हैं। देवताओं के भी पुरोहित माने जाते हैं ये कौन? बृहस्पति। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का उपयोग आभूषण के लिए हुआ है, लेकिन बाद का जो समय था उसमें इसका प्रयोग किसके लिए होने लगा? उसका सिक्के के लिए उपयोग होने लगा था। किसके लिए? सिक्के के रूप में। प्राचीन समय में निशाका के नाम से किसको जाना जाता था? जो स्वर्ण के आभूषण होते थे उनको निशाका के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण आभूषण जो होते थे उसको किस नाम से जाना जाता था? निशाका। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध है वो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी को ऋग्वेद में मते तमा, देवी तमा एवं नदी तमे कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है। मतलब नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ नदी कहा गया है किसको? सरस्वती नदी को। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो यदु है, पुरु भी है, तुर्वस भी है, किकिट जो है वो आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कौन सी नहीं है? किकिट नहीं है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? निरंकुश नहीं थी, प्रजातंत्र नहीं थी, गणतंत्र भी बाद में आया था, लेकिन वंश परंपरा का जो राजतंत्र था वो वैदिक युग में चलता था। मतलब वंश परंपरा पे पुत्र है तो वही आगे राजा बनेगा, ऐसा चलता था। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता था वो कौन था? इंद्र जो थे वो सबसे लोकप्रिय थे, और इंद्र का प्रयोग 250 बार ऋग्वेद में आया है। फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऋग्वैदिक काल में अग्नि का जो नाम है वो कितने बार आया है? अग्नि का नाम ऋग्वेद में कितने बार आया है? सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? सबसे मेन जो भाषा थी उसका संस्कृत में लिखी गई है, बाद में उसका अनुवाद किया है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को जय संहिता के रूप में जानते हैं। किसमें? जय संहिता के रूप में। आर्य शब्द जो है वो किसको अंकित करता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्यों को क्या बोलते हैं हम? आर्यों को श्रेष्ठ बोला जाता है। तो आर्य शब्द जो है वो किसको अंकित होता है? श्रेष्ठ को अंकित करता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो वो थे बासुकी। बासुकी नाग जो थे वो समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में प्रयोग हुए थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में, या अछूत धर्मशास्त्रों के समय में आ गया था। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सप्तमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः कहाँ का है? तो ये है उपनिषदों का। किसका है? उपनिषदों का है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, ये किसमें कहा गया है? ये छांदोग्य उपनिषद में बोला गया है। मैंने ये जिसके जो कथन है ना, अभी जो हमारा जुनून बैच चल रहा है MPPSC का, वहाँ मैंने उपनिषद हुए, अरण्यक हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, स्मृतियाँ हुई, और वेद का पूरा पाठ हुआ, भारतवर्ष संकल्पनाएं हुई, ये सारी बहुत अच्छी लैंग्वेज में और ट्रिक द्वारा याद करवा दिए हैं, और इनके स्टूडेंट के इन टॉपिक के टेस्ट भी ले लिए हैं।
और बहुत इजी लैंग्वेज में चित्रात्मक तरीके से नोट्स भी बनाकर दिए हैं और साथ में उनके एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के भी हम लगभग 4000 एमसीक्यू दे रहे हैं। हर यूनिट के टॉपिक वाइज लगभग 7500 एमसीक्यू दिए जाएंगे और साथ में ये सारे टॉपिक की वीडियो भी दी जाती हैं, ट्रिक सहित करवाया जा रहा है। और मेन सबसे चीज़ होती है टेस्ट, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है और डेली टारगेट दिया जा रहा है। तो सत्यकाम जावल की कथा जो अनचाही व्या के लांछन को चुनौती देती है, ये भी हमने ट्रिक द्वारा करवाया है। छांदोग्य को हमने चांद से रिलेट करके याद करवाया है। जो लोग ने अगर लिया है हमारा कोर्स तो वो इसको समझ जाएंगे कि इसको देखकर ही उनको याद आ जाएगा, क्योंकि ट्रिक द्वारा कोई भी टॉपिक जो होता है बहुत जल्दी याद हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? शंकराचार्य ने लिखा है, या एनी बेसेंट ने लिखा है, या विवेकानंद ने लिखा है, या बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? तो पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। ये यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, और इसी ब्राह्मण में बोला है पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। पंचविश जो ब्राह्मण है वो सामवेद का है। मैंने इसको याद करवाया था आप लोगों को ट्रिक में हमारे बैच में कि शाम को हम 5 बिस्कुट खाते हैं, शाम को 5 बिस्कुट खाते हैं, तो सामवेद से याद हो जाएगा पंचविश। अगला है, उत्तर वैदिक काल में किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग और मगध ऐसे गणतंत्र थे जो धुरी थे पूरी आर्य संस्कृति के। गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ है? गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग अथर्ववेद में हुआ है। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म था मेन प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। वैदिक कर्म कांड में होर्ता का संबंध किससे था? जो होर्ता थे उनका संबंध किससे था? ऋग्वेद से था। किससे था? ऋग्वेद से। जबकि यजुर्वेद जो थे उनका संबंध अर्धवर्यु से था। किससे था? अर्धवर्यु थे। सामवेद के जो गाने वाले थे वो उद्गाता कहलाते थे। सामवेद के क्या कहलाते थे? उद्गाता। जबकि ऋग्वेद के होर्ता कहलाते थे। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जो है वो किस ग्रंथ से संबंधित है? अवेस्ता ईरानी ग्रंथ से संबंधित है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द किसके लिए संदर्भित होता है? ऋग्वेदिक काल में गाय बहुत प्रमुख मानी जाती थी, उनके लिए अघन्या शब्द का प्रयोग होता था। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का उल्लेख क्या होता है? जो क्लासिकीय संस्कृति होती है वहाँ पर आर्य शब्द का मतलब होता है एक श्रेष्ठ व्यक्ति या उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? तो सबसे पुराना ऋग्वेद है। त्रयी किसको बोला जाता है? 3 वेदों को जो है त्रयी बोला जाता है। अथर्ववेद इसमें नहीं रहता। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले नाम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद क्या है? किसका संकलन होता है ऋग्वेद? तो ऋग्वेद जो है वो स्त्रोतों का संकलन होता है, जहाँ से हमें वैदिक ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित? देखो गोपथ तो जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ और तैत्तिरीय जो हैं वो यजुर्वेद से संबंधित हैं। बात की जाए ऐत्रेय ब्राह्मण की, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको क्या क्या देने वाले हैं हमारे MPPSC प्रीलिम्स जुनून बैच। सबसे पहले तो एक ट्रिकी बैच है। ट्रिक्स द्वारा हम सारे कठिन फैक्ट तैयार करवाएंगे। सारा सिलेबस की सारी यूनिट बहुत इजी लैंग्वेज में कवर कराएंगे। 85+ टारगेट है। टॉपिक वाइज थ्योरी ई बुक मिलेगी। 4 चित्रों द्वारा टॉपिक याद करवाए जाएंगे। ट्रिक्स द्वारा टॉपिक याद होगा
ऑडियो के साथ वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ये सारा कुछ हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आपको कराएंगे। टेलीग्राम पर ही आपको हमारे जो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। टेलीग्राम पेड रहता है, जैसे ही आपका पेमेंट होता है वैसे ही हम आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जोड़ लेते हैं। 24/7 हम कभी भी तैयारी करवा देते हैं। आपका कोई एक से ऐसा नहीं है कि आपको एक निश्चित समय पे आना है। हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, हम पीडीएफ दे देते हैं, उसके बाद एक दिन का समय देते हैं उनको तैयारी के लिए। हम वीडियो बनाते हैं, पहले पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, ट्रिक बनती है उन टॉपिक की तो ट्रिक बनाते हैं और फिर उनका टेस्ट लेते हैं। सारे करंट अफेयर्स के छोटे से छोटे टॉपिक भी हम ट्रिक द्वारा याद कराएंगे। मध्य प्रदेश के राजवंश हुए, मध्य प्रदेश के इतिहास के फैक्ट हुए, जैसे ग्रंथ हुए, किले हुए, त्योहार हुए, मेले हुए, ये सारे जो कठिन फैक्ट हैं ये सब हम ट्रिक द्वारा कराएंगे। करंट अफेयर्स के जो कठिन से कठिन टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स के करंट टॉपिक में जैसे सूचकांक हुए, कोई चयनित नियुक्ति हुई, विदेशों के कोई जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने उनको ट्रिक द्वारा, तो ये सारे फैक्ट जो होंगे बहुत कम समय में नोबेल प्राइज़ ट्रिक द्वारा कराएंगे। तो ये सारा आपको एक जगह पर और सारा कुछ मटेरियल मिल जाएगा। मैंने कहा आपको मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन एकदम पढ़ना कैसे है, याद कैसे रहेगा कम समय में, तो उसके लिए आप हमारा ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी स्पेशल 3010 एमसीक्यू ई बुक हमने हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से उसमें एमसीक्यू है, विथ एक्सप्लेनेशन है। 7500 प्रैक्टिस प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से हमने लगभग 1100 प्रश्न करंट अफेयर्स के और 1100 प्लस पॉलिटी के अभी दे चुके हैं। बाकी हम धीरे धीरे सारा कुछ पढ़ाते पढ़ाते आपको सारा ये 7500 एमसीक्यू दिए जाएंगे। साथ में 2500 प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे। मध्य प्रदेश स्पेशल करंट रहेगा, डेली का टारगेट रहेगा, डेली टेस्ट रहेंगे। 100% सिलेक्शन तैयारी है। हर यूनिट के 1000 एमसीक्यू और फनी ट्रिक से याद है। ये आरंभ के शुरू के 50 लोगों को 999 में दिया था। अब इसके बाद 50 लोग हो चुके हैं। अब शुरू के 150 लोगों को 1499 में दिया जा रहा है। शुरू के जो 150 लोग हैं उनको 1499 में दिया जा रहा है। अगर जो जैसे ही 150 होते हैं तो इसका चार्ज जो होगा वो 1999 हो जाएगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं फास्ट जुड़िए। हमको व्हाट्सएप करना है, आपको बताना है कि हमको जुनून बैच लेना है, हम आपको पेमेंट नंबर देंगे, आपको जुड़ जाना है। देख सकते हैं आप इस प्रकार की पीडीएफ हम तैयार करके दे रहे हैं। ये देखिए इतने इजी लैंग्वेज में पीडीएफ तैयार करके दी जाती है। आज जो हमने टॉपिक दिया है हमारे स्टूडेंट को जुनून बैच के, उसमें है कर्म सिद्धांत, इसके बाद है पुरुषार्थ, पंच महायज्ञ, पंच महारण। इनसे जितने फैक्ट बन सकते हैं सारे इजी लैंग्वेज में तैयार करके दे दिए हैं, और जिनका आज रात को 9 बजे टेस्ट है। कल ये पीडीएफ और वीडियो प्रोवाइड कर दी गई थी, आज उसकी तैयारी हो गई है। और आज दिन में जो मतलब कल दिन में उसकी तैयारी हो गई थी और आज उसका रात को 9 बजे टेस्ट है। तो इस तरह के पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा इसके 7500 एमसीक्यू दिए जाएंगे। इस प्रकार के एमसीक्यू की पीडीएफ दी जाएगी। आप देख सकते हैं इस प्रकार की एमसीक्यू की पीडीएफ दी जाएगी। बहुत ही शानदार 1100 संविधान के यूनिट 5 के एमसीक्यू पहुंचा दिए हैं। मतलब कठिन से कठिन टॉपिक को वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाया जाएगा। हर यूनिट 1000 एमसीक्यू, टॉपिक वाइज पीडीएफ 4000 करंट वस्तुनिष्ठ, 1000 मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। तो ये शॉर्ट सबसे मेन टेस्ट द्वारा डेली का टारगेट पूरा होता है। नोट्स किस प्रकार के दिए जाते हैं, इस प्रकार के नोट्स दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार के नोट्स दिए जाते हैं। तो आप भी अगर हमारा ये जुनून बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ये इस प्रकार के एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, ये एमसीक्यू के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिलेगी, जो कि एग्ज़ाम तक के लिए जनवरी 2025 तक की रहेगी। जुलाई से इसमें करंट अफेयर्स कवर रहेंगे। जैसे जैसे अभी होते गए हैं, तो जुलाई से अभी मैंने नवंबर तक के प्रोवाइड करा दिए हैं। जैसे जैसे आता जाएगा हम लोग प्रोवाइड कराते जाते हैं। तो जो भी आप लोग हमारा ये जुनून बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, व्हाट्सअप कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इस बार का प्रीलिम्स हर हाल में निकालना है, क्योंकि हम हर हाल में हर टॉपिक याद कराने वाले हैं। टॉपिक पढ़िए, टारगेट दे रही हूँ, और फिर वो चीज़ को तुरंत उसका टेस्ट दीजिए। बिल्कुल भी प्रोफेशनल तरीका नहीं है, एक देसी तरीके से आप तैयारी करेंगे। जैसे कि आप स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ते थे, वैसे ही आप इसमें तैयारी करेंगे। इसके अलावा यूनिट 1 के जो इस प्रकार के एमसीक्यू है, यूनिट 1 के भी करीब में जो जो कठिन वाले टॉपिक है, जो उसके भी करीब में 1000 प्लस एमसीक्यू दूंगी।
बाकी जो हिस्ट्री का बाकी का पार्ट है, हड़प्पा से लेकर जो आधुनिक भारत है, उसके मैंने 1000 MCQ, 1000 वन लाइनर और थ्योरी ग्रुप में पहुंचा दी है, जिसका जब समय मिले वो पढ़ सकता है, और वो भी ऐसी PDF को ईजी लैंग्वेज में PDF बना के पहुंचाइए, तो सारे लोग वहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी हमने पहाड़ियों वो भी ट्रिक द्वारा करा दी है, SDG के जितने भी लक्ष्य हैं वो भी ट्रिक द्वारा याद करवा दिए हैं, आर्टिकल सारे ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। तो ये सारा आपको एक मतलब बहुत सरल तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, और स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट हम लेते हैं जो भी टॉपिक में, एक टॉपिक में जितने भी MCQ बन सकते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है, डेली टॉप 20 निकाले जाते हैं, तो इस प्रकार से टारगेट बन जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो किस में चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस में चलता है? यजुर्वेद से चलता है। किससे? यजुर्वेद से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इनमें से कौन कौन है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित। इसमें पद्य में गीत गाए जाते हैं। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं लौह धातु के प्रमाण। उपनिषद की जो पुस्तकें हैं वो किस पर आधारित हैं? उपनिषद की जो पुस्तक हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। कहाँ मिलती है? उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कहाँ पे किया गया है? कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद किया है। उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति थे वो कहाँ के शासक थे? वो कैकई के शासक थे। कहाँ के थे? कैकई के थे। कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले वेद आते हैं, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं, तीसरे पे अरण्यक आते हैं, चौथे पे उपनिषद आते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैंने पढ़ा दी है, उसकी वीडियो भी बना दी है। आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी जिसका सबसे बार प्रयोग आया है? वो है सिंधु। कौन सी है? सिंधु है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किसके नाम पर हुई है? चिनाब। अस्किनी की पहचान किसके नाम पर हुई है? अस्किनी की जो पहचान मतलब अस्किनी कौन सी नदी है? वर्तमान में चिनाब नदी है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे कौन थे? ए कनिंघम थे। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस वेद में सवा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है? यथर्ववेद में कहा है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ मिलता है? यद्यपि ऋग्वेद में, ऋग्वेद का ये उपवेद है। आयुर्वेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वैदिक जो धर्म था वो कैसा धर्म था? ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी धर्म था। बहुत सारे देवताओं को माना जाता था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक जो सूक्त हैं वो किसको समर्पित हैं? सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक सूत्र इंद्र को समर्पित हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण था बोगज कोई? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है कि आर्य जो है वो ईरान से आए थे? बोगज कोई अभिलेख ये बताता है कि ये आर्य लोग जो थे वो ईरान से आए थे। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। इसकी रचना शुंग काल में हुई थी, जबकि इन सभी की जो रचना है वो गुप्त काल में हुई थी। जबकि मनु स्मृति की किस में हुई थी? हम शुंग काल। मैंने स्मृति भी पढ़ाई है बहुत अच्छे से, और ये जो जिस काल में हुई थी जिसकी रचना उनको ट्रिक द्वारा याद करवाया है। सबसे पुरानी दवा आयुर्वेद का उद्गम जो हुआ था वो किस में हुआ था? पुरानी दवा जो आयुर्वेद का उद्गम है किस वेद में हुआ था? अथर्ववेद में हुआ था। वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता? ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग जो है वो इसमें नहीं आते हैं। कौन नहीं आते हैं? वेदांग। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? ये उपनिषद में बोला गया है। प्रश्नोपनिषद में जन्म नरक और स्वर्ग का वर्णन भी किया गया है। भारतीय गणित का उद्गम किस में माना जाता है? सुलभ सूत्र में से भारतीय गणित का महत्व माना जाता है। कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साक्ष्य की जानकारी देता है?
ऐत्रेय ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ से मिलते रहेंगे। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई है? वर्ण व्यवस्था जो है जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई है? तो उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। उपनिषद, जिसे वेदांत के नाम से भी जानते हैं, इनकी संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण कौन सा है? अथर्ववेद से संबद्ध ब्राह्मण है गोपद। ऐत्रेय कौशितक ही ऋग्वेद से संबंधित है और शतपथ जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन कहाँ पर किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में देवासुर संग्राम की कहानी का वर्णन है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। वेदांग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? वेदांग होता है उसके अंतर्गत कौन आते हैं? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, ब्राह्मण, छंद और ज्योतिष, ये जो 6 चीजें हैं वो वेदांग के अंतर्गत आती हैं। मनु ने किन नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा है? तो मनु ने सरस्वती एवं दृष्टदती, जहाँ तक है अभी दृष्टदती सरस्वती को ही बोला जाता है, लेकिन इन दोनों ही नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता है। संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण कौन थे? तो संस्कृत भाषा के पहले वैयाकरण थे पाणिनि। अष्टाध्यायी इनका एक ग्रंथ भी है। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? ऋग्वैदिक देवता के बारे में ये सही नहीं कि ऋत धारक थे, मतलब ये नियमों को धारण करने वाले थे। ऋत धारक बोला जाता है वरुण को। किसको बोला जाता है? वरुण को बोला जाता है, ना कि इंद्र को बोला जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। MPPSC के लिए स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप भी बना है और व्हाट्सअप ग्रुप भी बना है, जुड़ जाइएगा। मैं कवि हूँ, मेरे पिता विशक और मेरी माता अन्न पीसती हैं। ये अवतरण कहाँ से लिया है? ऋग्वेद से लिया है। कहाँ से? ऋग्वेद से। दासराज युद्ध का विजेता सुदेशा किस जन से संबंध था? किस जन से संबद्ध था? तो ये भरत से संबद्ध था। किससे? भरत से संबद्ध ये था। बोगज कोई अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन थे? बोगज कोई अभिलेख में किसको बुलाया गया था? कौन आहूत थे? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य थे। उपनिषद क्या है? उपनिषद को क्या कहा जाता है? उपनिषद को हिंदू दर्शन का स्रोत बोला जाता है। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र कौन कौन सा है? कौन कौन से 4 युग बताए गए हैं? सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और वर्तमान में क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इनमें से कौन सा संप्रदाय था? मत्त मयूर जो है वो शैव संप्रदाय था। नयनार जो थे वो कौन थे? नयनार शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके? शैव धर्म अनुयायी थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय में गुप्तों का देन बहुत ज़्यादा है। भागवत धर्म के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण थे। वसुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने आरंभ की थी? तो वसुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भागवतों ने आरंभ की थी। कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? देखो, भागवत जी भी हैं, भगवत गीता है और ब्रह्मसूत्र उपनिषद, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, जबकि भागवत जी को नहीं बोला जाता है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो कौन सी जगह थी? वो थी नैमिषारण्य। कौन सी थी? नैमिषारण्य थी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था। कौन? कपिल मुनि में क्या दिया था? कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को दिया था। अगला है, न्याय संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? नव न्याय, न्याय के नहीं, नव न्याय संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? गंगेश उपाध्याय थे। नव न्याय के कौन थे? नव न्याय के गंगेश उपाध्याय थे। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं होता। पुनर्जन्म को निश्चित करने वाली यह युक्ति किसने लिखी है? चारवाकों की है। किसकी है? चारवाकों की। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। कौन थे?
जैमिनी थे। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे कणाद। वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कणाद। उन्होंने बताया था छोटे छोटे कण जो होते हैं निष्क्रिय रहते हैं, इनमें ही जो आज सक्रिय हो जाते हैं और लोगों का निर्माण होता है। कर्म का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। किससे संबंधित है कर्म का सिद्धांत? कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।